बहुत समय पहले की बात है। राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन के राज्य में एक पहलवान आया था और आते ही उसने राजकुमार अजीत को ये चुनौती दी कि वो उसे पहलवानी में हरा कर दिखाए। फिर उसने राजकुमार अजीत को कहा कि अगर वो इतना शक्तिशाली है तो डर किस बात का, चुनौती स्वीकार कीजिए। राजकुमार अजीत ने कहा, ये क्या बात हुई? आप ऐसे कैसे कह सकते हो और हमारे राज्य में आकर हमें चुनौती कैसे दे सकते हो? पहलवान ने कहा कि उसने राजकुमार अजीत के बारे में बहुत सुना है। वो देखना चाहता है कि क्या वो सच में इतने शक्तिशाली हैं और क्या सच में वो इतनी तारीफ के लायक हैं। ऐसा कहकर पहलवान हंसने लगा। राजकुमार अजीत पहलवान से लड़ाई तो नहीं करना चाहते थे, परंतु कोई उन्हें चुनौती दे और वो उसे स्वीकार ना करें, ये उनकी शान के खिलाफ था। ठीक 2 दिन के बाद उनकी प्रतियोगिता होती है। लोगों ने जैसा सोचा था प्रतियोगिता वैसी बिल्कुल नहीं हुई। उन्हें तो लगा था कि राजकुमार अजीत पहलवान को धोबी पछाड़ देंगे, लेकिन लगता है राजकुमार अजीत को पहलवानी करने में कुछ अधिक ही आनंद मिल रहा था। कभी पहलवान राजकुमार अजीत को पटकता तो कभी राजकुमार अजीत पहलवान को पटकते। राजकुमार अजीत हंस रहे थे और प्रतियोगिता का बेहद आनंद उठा रहे थे। तभी राजकुमार अजीत ने कहा, थक गए क्या? अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम तो अभी से थके हुए लग रहे हो। पहलवान बहुत थक गया था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। और हार मानता भी कैसे? आखिर उसकी शान का जो सवाल था, अगर वो हार मान जाता तो उसकी नाक कट जाती। राजकुमार अजीत ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब इस प्रतियोगिता को खत्म करते हैं। उन्होंने इस बार पहलवान को ऐसा पटका कि वो उठ नहीं पाया। उनके ऐसा करते ही लोगों ने अपने राजकुमार की जीत का जश्न मनाया। ये सब हो रहा था, तब एक औरत राजकुमार अजीत को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखें जैसे राजकुमार अजीत से हट नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब सब वहां से चले गए, तब वो औरत जंगल में जाकर एक जगह बैठ गई। वो औरत वहां अकेले बैठे हुए खुद से ही पूछने लगी कि आखिर कौन है ये? कौन है जो इतना शक्तिशाली है और आज तक वो इससे मिली क्यों नहीं? फिर उसने खुद से कहा कि मुझे एक ऐसे ही आदमी से शादी करनी चाहिए जो बेहद शक्तिशाली हो। लेकिन तभी वहां एक तोता आ जाता है और कहता है, अरे मूर्ख औरत, वो राजकुमार अजीत है और तुझसे कभी शादी नहीं करेंगे। और ये क्या, तू शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती है? तू तो बूढ़ी हो गई है। उस औरत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी थैली से पानी निकाला और सारा पानी तोते पर फेंक दिया। जैसे ही उसने तोते पर पानी फेंका, वो हवा की तरह गायब हो गया। जादूगरनी ने फिर गुस्से से कहा, अब हंस, अब क्यों नहीं हंस रहा है? अब जादूगरनी का एक ही मिशन था कि वो राजकुमार अजीत से शादी करके रहेगी, वरना उसके प्राण ले लेगी। ऐसा कहकर जादूगरनी ने अपने कदम राजकुमार अजीत के राज्य की तरफ बढ़ाए।
जब वो राज्य में पहुंची तब उसने देखा कि एक राजकुमार अजीत जैसा दिखने वाला लड़का वहां कुछ लोगों की मदद कर रहा था। जादूगरनी दंग रह गई क्योंकि राजकुमार इतने बड़े बड़े पत्थरों को अकेले बिना किसी की मदद के उठा रहे थे और उठाकर दूर फेंक रहे थे, क्योंकि इस बड़े पत्थर के कारण लोग उस रास्ते से दूसरी ओर नहीं जा पा रहे थे। जादूगरनी को लगा कि ये राजकुमार अजीत ही है, लेकिन उसे सच्चाई का पता तब चला जब एक स्थानीय व्यक्ति ने राजकुमार का नाम अरुण संबोधित करते हुए उन्हें उन सब की सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। जादूगरनी ने सोचा कि कहीं राजकुमार अरुण अजीत से भी अधिक शक्तिशाली हुए तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो? जादूगरनी ने मन बना लिया कि अब तो वो ये पता लगा कर ही रहेगी कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और उससे ही शादी करेगी। और तीनों भाइयों में अधिक शक्तिशाली कौन है ये जानने के लिए जादूगरनी ने जगह जगह जाल बिछाए। जब रात में राजकुमार अजीत सो रहे थे तब उसने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें हवा में उठा लिया और पहाड़ से नीचे फेंक दिया। लेकिन राजकुमार अजीत की शक्तियों ने उन्हें नींद में भी कुछ नहीं होने दिया। एक दिन राजकुमार अर्जुन को किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्होंने उस आवाज का पीछा किया और देखा कि एक छोटा बच्चा एकदम महल के सबसे ऊंचाई वाले मंजिल पे खड़ा था। वो उसके करीब गए और उस बच्चे को वहां से हटने के लिए बोला, लेकिन बच्चे ने राजकुमार अर्जुन को महल से नीचे ढकेल दिया। लेकिन राजकुमार अर्जुन के पास तो हवा की शक्ति थी। वो हवा में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वो महल के अंदर आए और उन्होंने देखा कि बच्चा तो गायब हो गया है। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम था, लेकिन असल में बच्चे के रूप में तो वो जादूगरनी थी जो राजकुमार अर्जुन की शक्तियों की परीक्षा लेने आई थी। अगले दिन जब राजकुमार अर्जुन और अजीत एक जगह बैठे हुए थे तब वहां राजकुमार अरुण आते हैं और कहते हैं, भाइयों, कल पता है मेरे कमरे में आग लग गई थी। इसके पहले कि वो आगे कुछ बोलते राजकुमार अरुण कहते हैं, क्या तुम्हारे साथ भी जानलेवा घटना घटी थी? फिर तीनों एक दूसरे को उनके साथ क्या हो रहा है ये सब बताते हैं। तीनों राजकुमार सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन कर रहा है उनके साथ ऐसा। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी गुस्से में लाल हो रही थी कि उसने तीनों पे हमला किया, लेकिन तीनों बच गए। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है? जादूगरनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर जोर जोर से हंसने लगी और कहा, बहुत ही शक्तिशाली हो ना तुम तीनों, तो अब मेरे इस वार से बचकर दिखाओ। आखिर जादूगरनी अब क्या करने वाली थी? क्या थी उसकी अगली चाल? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे जादूगरनी का हर वार खाली गया राजकुमारों पे। अब आगे। उस दिन रात को जादूगरनी ना जाने क्या कर रही थी। देखने से तो लग रहा था कि वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कोई पूजा कर रही है।
पूजा करते ना जाने कितने महीने बीत गए, लेकिन जादूगरनी टस से मस ना हुई और आखिरकार उसे उसकी पूजा का फल मिल ही गया। पूजा सफल होते ही जादूगरनी उठ खड़ी हुई और जोर जोर से हंसने लगी। उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आने लगी थी। अब तुम तीनों राजकुमार क्या करोगे? कैसे बचोगे मेरे इस वार से? वहीं दूसरी तरफ वहां राजकुमार अजीत को बहुत बेचैनी हो रही थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। वो खिड़की के पास चले गए और ये सोचकर कि थोड़ी ठंडी हवा खा लेने से वो अच्छा महसूस करेंगे, मगर जैसे ही वो खिड़की के पास गए तो उन्होंने देखा कि राजकुमार अरुण और अर्जुन आपस में लड़ रहे हैं। वो ये देखकर चौंक गए और वो तुरंत नीचे उन दोनों को रोकने के लिए चले गए। रुको, ये तुम दोनों आधी रात को क्या मजाक कर रहे हो? कहीं तुम दोनों का मानसिक संतुलन तो खराब नहीं हो गया है? लेकिन दोनों राजकुमारों पे तो जैसे खून सवार था। उन्होंने राजकुमार अजीत के सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। कभी राजकुमार अरुण राजकुमार अर्जुन को मारते तो कभी राजकुमार अर्जुन राजकुमार अरुण पे हमला करते। राजकुमार अजीत बोलते रहे, लेकिन उन दोनों ने उनकी एक ना सुनी। अब वो बोलते बोलते थक गए थे और अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था कि वो उन दोनों पे हमला करके उन दोनों को बेहोश कर दें, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उनके हमला करते ही दोनों राजकुमार बेहोश हो गए। राजकुमार अजीत ने उन्हें महल में एक जगह सुला दिया और वो सोचने लगे कि आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे थे। कुछ देर बाद जब दोनों को होश आया तब उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्हें तो ये तक याद नहीं था कि वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। ये सब क्या हो रहा था, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि जादूगरनी चुपकर तीनों भाइयों को देख रही है और मन ही मन में जादूगरनी ने खुद से कहा, आज राजकुमार अजीत ने सारा खेल बिगाड़ दिया। असल में जादूगरनी ने राजकुमार अरुण और अर्जुन पे जादू कर दिया था, जिसके कारण वो एक दूसरे से लड़ रहे थे और दोनों में से जो भी जीतता जादूगरनी उसे और राजकुमार अजीत से लड़वाती, ताकि अंत में जो भी राजकुमार विजयी होता वो सबसे शक्तिशाली राजकुमार होता और जादूगरनी उसी से शादी करती। जादूगरनी ये सब अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि 3 सुंदर राजकुमारियां आ जाती हैं और तीनों एक एक राजकुमार के साथ खड़ी हो जाती हैं। जादूगरनी ने इन तीनों राजकुमारियों को पहली बार देखा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये तीनों कौन हैं, लेकिन तीनों राजकुमारों और राजकुमारियों की बातें सुनकर जादूगरनी समझ गई कि ये तीनों तो राजकुमारों की पत्नियां हैं। ये आभास होते ही उसे अपनी मूर्खता पर यकीन नहीं हुआ कि ना जाने उसने राजकुमारों को पाने की कोशिश में कितनी चाल चली, कितनी पूजा की। लेकिन इस दौरान जादूगरनी ने ये पता लगाना जरूरी नहीं समझा कि राजकुमारों की शादी हुई भी है या नहीं। ये सब जानकर जादूगरनी के सर पे तो जैसे खून सवार हो गया। वो चिल्लाते हुए बाहर सबके सामने आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम तीनों ने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें अब जान से मार दूंगी।
अरे ये क्या बात हुई? ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे तुम हो कौन और किस धोखे की बात कर रही हो? लेकिन जादूगरनी कोई बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने बस अपनी छड़ी उठाई और हमला शुरू कर दिया। जादूगरनी पहले तीनों राजकुमारों की पत्नियों को मारना चाहती थी और फिर वो तीनों राजकुमारों को तड़पाना चाहती थी। लेकिन इसके पहले कि वो तीनों राजकुमार की पत्नियों पे हमला करती, तीनों राजकुमार उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उन चारों में एक भयानक युद्ध आरंभ होता है। जादूगरनी अपना पूरा जोर लगा देती है, लेकिन राजकुमारों को अकेले हराना उसके बस की बात नहीं। वो कमजोर पड़ने लगती है। फिर जादूगरनी को याद आता है कि उसने तो राजकुमारों पे पहले ही वशीकरण करके रखा है। बस एक चुटकी बजाते ही वो तीनों उसके इशारे पर नाचने लगेंगे। और जैसा जादूगरनी ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। उसके एक चुटकी बजाते ही तीनों राजकुमार किसी मूर्ति के जैसे बस खड़े हो गए। अब जादूगरनी ने तीनों राजकुमारियों की तरफ देखा और कहा, अब क्या होगा तुम सबका? कौन बचाएगा तुम्हें? राजकुमारियां मुस्कुराई और बोली, पहले तुम खुद तो होश में आ जाओ, फिर आगे की बात करना। इससे पहले कि जादूगरनी कुछ समझ पाती, उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत है यहाँ, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत लग रहा है उसे। फिर एक राजकुमारी जादूगरनी के पास आती है और उसके हाथ बांध देती है, लेकिन जादूगरनी उसे रोक नहीं पाती है। रोक तो क्या, वो तो खुद हिल भी नहीं पाती है। तब जादूगरनी को एहसास होता है कि वो उसके जादू में खुद फंस गई है। जो जादू उसने तीनों राजकुमारों पे किया था, वो उल्टा उसी पे आ गया है। और ये सब हुआ तीनों राजकुमारियों की शक्तियों की सहायता से। फिर तीनों राजकुमारों ने उसे जाकर एक ऐसी काल कोठरी में बंद किया जहां ना सूरज की रोशनी आती है और ना ही किसी की आवाज उस काल कोठरी के बाहर आती है। तीनों राजकुमार अपनी पत्नियों के सहायता करने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।